बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का सांख्य योग की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों ने अब तक सांख्य दर्शन के साहित्य का और सांख्य दर्शन की प्रकृति का प्रारंभिक परिचय प्राप्त किया है। आज की कक्षा में हम सांख्य के नामकरण के विषय में तथा जो मूल द्रव्य सांख्य के अंतर्गत स्वीकार किए गए हैं उसके विषय में, उनकी प्रकृति के विषय में कुछ बातचीत करेंगे। विद्यार्थियों को स्लाइड्स निरंतर उपलब्ध कराई जा रही हैं। मेरी स्लाइड्स में जो प्रथम स्लाइड है उस पर मेरा नंबर 7665203015 दिया गया है। आप वहाँ से नंबर देख सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं, मेरा नंबर आपके पास में है। आपको जब भी जो भी जिज्ञासा हो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से या सीधे फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं। सांख्य योग के विषय में प्रारंभिक चर्चाओं के बाद हम ये विचार करें कि वो कारण क्या रहे होंगे जिनकी वजह से सांख्य का नामकरण सांख्य के रूप में हुआ। तो हम ये देखते हैं कि सांख्य की उत्पत्ति संख्या से हुई है, शब्द संख्या से हुई है। और दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी ये जानते हैं कि संख्याएं दार्शनिकों के कुतूहल का और उनकी रुचि का विषय सदैव रही हैं। दार्शनिकों का ध्यान संख्याओं ने आकर्षित किया है। बीए प्रथम वर्ष में जब हम प्राचीन यूनानी दार्शनिकों की जानकारी प्राप्त कर रहे थे तो बहुत से विद्यार्थियों को ये याद होगा कि प्राचीन यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने संख्याओं के ऊपर काफ़ी विमर्श प्रस्तुत किया है। तो सांख्य में भी संख्याओं का एक अलग आकर्षण है और हो सकता है कि इस वजह से सांख्य का नाम इस प्रकार का पड़ा हो। सांख्य का वैसे एक अतिरिक्त मतलब सम्यक ज्ञान से भी होता है। सम्यक ख्याति हम द राइट नॉलेज को कहते हैं। एक समुचित, एक उचित, एक परिपूर्ण, परिपक्व ज्ञान। तो संभवतया सांख्य की उत्पत्ति, सांख्य नाम की उत्पत्ति, सांख्य दर्शन नाम की उत्पत्ति इस सम्यक दर्शन या सम्यक ख्याति से उत्पन्न हुई हो। विद्यार्थियों ने ये जाना है कि सांख्य में स्वीकार किए गए दो द्रव्य प्रकृति और पुरुष हैं और इसी वजह से सांख्य दर्शन एक यथार्थवादी दर्शन है, क्योंकि प्रकृति स्वरूपतः जड़ है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को द्रव्य रूप में स्वीकार किया गया है और इसके साथ ही पुरुष की सत्ता जो कि स्वरूपतः चेतन है उसे भी द्रव्य रूप में स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन न केवल यथार्थवादी है किंतु इन्हीं दो मौलिक द्रव्यों की सत्ता को स्वीकार करने के कारण सांख्य दर्शन द्वितत्ववादी दर्शन भी है। हम प्रकृति की बात करें। सांख्य दर्शन में प्रकृति इज इनएनिमेट, मैटीरियल एंड नॉन इंटेलिजेंट। ये मैटीरियल और नॉन इंटेलिजेंट कहने का अर्थ है कि प्रकृति स्वरूपतः जड़ है तथा विवेक की क्षमता से रहित है। प्रकृति विवेक नहीं कर सकती, प्रकृति चेतन नहीं है। हम एक इनडायरेक्ट रूप में ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। जड़ होने का अर्थ ही यह है कि जो चेतन न हो। प्रकृति इज द रूट मटेरियल कॉज ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। प्रकृति समस्त सृष्टि की मूल उपादान कारण है, इंक्लूडिंग माइंड, बॉडी एंड सेंसेस। यहां तक कि मनस, शरीर और इंद्रियां भी प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं और क्योंकि प्रकृति स्वरूपतः जड़ है
अतः मनस, शरीर और इंद्रियां तक जड़ हैं। सांख्य दर्शन में इंद्रियों के बारे में, इंद्रियों के विषय में एक स्पष्ट चर्चा मिलती है और एक भेद हम देखते हैं जहां ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का स्पष्ट भेद किया गया है। चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, चाहे कर्मेंद्रियां हो, चाहे मनस हो, चाहे अहंकार हो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाला प्रत्येक कार्य अपने मूल कारण के प्रकार से ही जड़ है। प्रकृति अंडरगोज इवोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन। प्रकृति से कार्यों का आविर्भाव होता है, सत परिणाम होता है, प्रकृति से सृष्टि उत्पन्न होती है और न केवल उत्पन्न होती है बल्कि सृष्टि अंततोगत्वा सांख्य दर्शन के अनुसार मूल प्रकृति में विलीन भी हो जाती है। और प्रकृति त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक कहने का अर्थ क्या है कि प्रकृति तीन गुणों की एक मिश्रित अवस्था का नाम है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब यहां एक बारीक बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि सांख्य दर्शन में प्रकृति को द्रव्य भी माना गया है और उसके संघटक बेसिक तत्व या एलिमेंट्स भी माने गए हैं। तीन बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर के बनी है। तो ये जो तीन गुण हैं ये प्रकृति के संघटक तत्व हैं। लेकिन जब किसी भी चीज में हम ये देखते हैं कि उसके संघटक तत्व होते हैं तो वह सरल नहीं होती, वह वस्तु जटिल हो जाती है। तो प्रकृति भी तीन गुणों की एक मिश्रित अवस्था होने के कारण एक जटिल द्रव्य है। आगे जाकर के हम ये देख सकते हैं कि द्रव्य की परिभाषा के साथ में जटिलता कितना साम्य रखती है और कितना नहीं रखती है। किंतु सांख्य कारिका की हम बात करें सीधे सीधे तो सांख्य कारिका के अनुसार प्रकृति क्योंकि तीन घटकों से निर्मित है, तीन घटकों की एक साम्य अवस्था का नाम है या तीन घटकों की एक मिश्रितावस्था का नाम है, अतः प्रकृति जटिल है। हम पुरुष की बात करें तो पुरुष इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना। पुरुष चेतना का सिद्धांत है। पुरुष द्रव्य स्वरूपतः चेतन है, वह प्रकृति की तरह जड़ नहीं है। पुरुष इज द इंटेलिजेंट सेल्फ। पुरुष आत्मद्रव्य है और विवेक की क्षमता से युक्त है। हमने देखा कि पुरुष चेतन है, जहां चेतन है वहां पर विवेक की क्षमता उत्पन्न हो जाती है और इस प्रकार से पुरुष विवेकी भी है। पुरुष ज्ञाता है। पुरुष ज्ञान को करने वाला विषयी है। पुरुष ज्ञान का विषय नहीं है। देखिए, ज्ञान की प्रक्रिया में हम तीन घटकों की बात कर सकते हैं। एक है ज्ञाता जो जानता है और एक है ज्ञेय जिसको की जाना जाता है, और इन दोनों के संबंध को हम ज्ञान की प्रक्रिया कह सकते हैं, ज्ञान कह सकते हैं। तो जब हम ज्ञान की संभावना को स्वीकार करते हैं, जब हम ज्ञान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पुरुष ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञान का विषय प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले कार्य हैं, जबकि उनको जानने वाला पुरुष है। तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि पुरुष इज द इंटेलिजेंट सेल्फ, सब्जेक्ट जिसको कि हम ज्ञाता कहते हैं, एंड द इंजॉयर। वो स्वयं एक अनुभव नहीं है, वह अनुभव की वस्तु नहीं है, बल्कि वह अनुभव को करने वाला आत्म द्रव्य है। पुरुष मनस, शरीर और इंद्रियों से परे है, मनस, शरीर और इंद्रियों से अलग है। अर्थात पुरुष की सत्ता प्रकृति से इंडिपेंडेंट है, पुरुष प्रकृति से स्वतंत्र है। और क्योंकि पुरुष त्रिगुणातीत है, प्रकृति से परे है, प्रकृति से स्वतंत्र है, उसका निज अस्तित्व है, वह एक द्रव्य है और वह कोई जटिल द्रव्य नहीं है। वह स्वरूपतः चेतन है और चेतना के अलावा उसका कोई स्वरूप नहीं है, अतः पुरुष सरल द्रव्य है। देखिए, जब हम
जटिल की बात करेंगे तो हमको जटिल के विपरीत एक सरल का कॉन्सेप्ट आता है और हम ये कहेंगे कि यदि प्रकृति घटकों से निर्मित होने के कारण जटिल है तो पुरुष किसी भी घटक से रहित होने के कारण, अपने स्वरूप में अवस्थित होने के कारण एक सरल द्रव्य है। हम प्रकृति के बारे में थोड़ा सा विस्तार से और बात कर सकते हैं। प्रकृति इज वन ऑफ द टू अल्टीमेट सब्सटेंसेस। हम ये बात जानते हैं कि प्रकृति दो मूल द्रव्यों में से एक है। प्रकृति इज द रूट अनकॉज्ड कॉज ऑफ द यूनिवर्स। प्रकृति जगत का, सृष्टि का कारण रहित कारण है। प्रकृति प्रत्येक कार्य का कारण है, किंतु प्रकृति का स्वयं का कोई कारण नहीं है। प्रकृति द्रव्य है। प्रकृति इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन। प्रकृति ही वह मूल द्रव्य है जिसमें से समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है। मूल कारण होने के कारण हम प्रकृति को मूल या प्रधान भी कहते हैं। प्रकृति इज अनमैनिफेस्टेड स्टेट ऑफ ऑल इफेक्ट्स। प्रकृति अपने मूल रूप में वह साम्य अवस्था है जिसमें से समस्त कार्य, सृष्टि के समस्त उत्पाद उत्पन्न होते हैं। तो अपने मूल स्वरूप में प्रकृति अव्यक्त रूप में रहती है और इसीलिए हम प्रकृति के मूल स्वरूप को, जहां पर एक स्वरूप, देखिए प्रकृति सदैव परिणामी है। यह बात सांख्य में आपको मान करके चलनी पड़ेगी। सांख्य की यह स्थापना है ना, परिणामवाद सांख्य का सर्व स्वीकार्य सिद्धांत है। तो प्रकृति परिणाम तो देती रहती है, किंतु अपनी अव्यक्त अवस्था में, अपनी साम्य अवस्था में प्रकृति स्वरूप परिणामी होती है। और जब सृष्टि की रचना की बात आती है तो प्रकृति विरूप परिणामी हो जाती है। तो स्वरूप परिणाम की साम्य अवस्था की स्थिति में प्रकृति अव्यक्त होती है। प्रकृति इज अनइंटेलिजेंट एंड अनकॉन्शियस। प्रकृति, जैसा पहले बात की गई, कि विवेक की क्षमता से रहित है और अचेतन है। पुरुष चेतन द्रव्य है, किंतु प्रकृति अचेतन है। प्रकृति इज एवर एक्टिव, अनलिमिटेड पावर। प्रकृति के बारे में हमें यह मानना चाहिए, जहां देखिए अनेक दर्शनों में आपने ये देखा होगा, जो आपने अभी तक पढ़े हैं, कि हम ये कहते हैं कि जो गति है वो चेतन द्रव्य का लक्षण या गुण होता है। हम आमतौर पर यह मान करके चलते हैं, लेकिन सांख्य में हमें वह स्थिति दिखाई दे रही है जहां पर जड़ द्रव्य के अंदर उसकी निज गति को भी स्वीकार किया गया है। तो प्रकृति में हम ये देखते हैं कि प्रकृति सदैव परिणामी है। परिणामी होने का मतलब यह है कि वह गतिशील है, और गतिशीलता का मूल आधार वहां पर रजोगुण को माना गया है, जो अपनी प्रकृति से ही चल है और उपस्तंभक है। रजोगुण ही वह कारण है जब जो सृष्टि के विकारों का मूल कारक बनता है। तो जड़ होने के बावजूद, जैसे आजकल के मॉडर्न फिजिसिस्ट मानते हैं ना कि प्रकृति में चेतना जैसी तो कोई चीज नहीं है जो हमारी नेचर है, लेकिन उसके अंदर नदी नाले सब बह रहे हैं, बरसात हो रही है, मौसम बदल रहे हैं, ऋतुएं आ रही हैं, और ये सब जड़ है। तो हम सांख्य दर्शन में ये देखते हैं कि यहां प्रकृति को जड़ भी माना गया है, किंतु सक्रिय भी माना गया है। अब प्रकृति क्योंकि मूल कारण है समस्त सृष्टि का, हर चीज जो जगत में है, पूरा संपूर्ण जो जगत है वो प्रकृति से उत्पन्न है, तो प्रकृति को हमको एक असीम शक्ति के रूप में भी स्वीकार करना होगा। क्योंकि हम यदि प्रकृति में असीम शक्ति नहीं मानेंगे तो हमको ये मानना पड़ जाएगा फिर कि प्रकृति में से सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती। क्योंकि प्रकृति सृष्टि का कारण है, अतः प्रकृति असीम शक्ति से युक्त है। Three essences of existence. प्रकृति is constituted of the essences of existence. 3 गुणों से प्रकृति बनी है, या 3 गुणों की एक मिश्रित अवस्था का नाम प्रकृति है। ये कहने, इस बात को देखिए, त्रिगुणात्मकता को विद्यार्थियों को भली प्रकार जान लेना चाहिए। प्रायः विद्यार्थी समझने में ये गलती करते हैं
वे ये समझते हैं कि प्रकृति कोई द्रव्य है जिसमें 3 प्रकार के गुण निवास करते हैं। यह धारणा सांख्य सम्मत नहीं है। प्रकृति कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जिसके अंदर 3 गुण निवास करते हों, द्रव्य अलग हो और द्रव्य के गुण अलग हों। वस्तुतः 3 गुण ही मिलकर के प्रकृति बनते हैं। यह सत्य है कि गुण प्रकृति से अलग नहीं है। जो गुण हैं वो प्रकृति का हिस्सा है, वो प्रकृति में है। लेकिन यह भी सत्य है कि गुणों से परे, गुणों से अलग, गुणों की धारक के रूप में प्रकृति कोई द्रव्य नहीं है। प्रकृति जो कुछ भी है वह 3 गुणों की सम्मिलित अवस्था का ही नाम है। मैं समझता हूं कि यह बात क्लियर हुई। हम प्रकृति के स्वरूप को थोड़ा सा पहले के मुकाबले ज्यादा विस्तार से जाना। अगले वीडियो में हम पुरुष के स्वरूप के विषय में चर्चा करेंगे। इस बीच में आपकी जो भी जिज्ञासा होंगी उन्हें मैं वेलकम करता हूं, आमंत्रित करता हूं।